के साथ मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनः एक नए जीवन का उदय, दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उसी तरह से सृजन के साथ विध्वंस और विध्वंस के बाद फिर एक नई सृष्टि की रचना, ये काल चक्र का अभिन्न अंग है। कहीं कोई जगत जब विनाश की तरफ बढ़ रहा होता है तो नए संसार के सृजन का अंकुर कहीं और फूट रहा होता है, और इसी कार्य का जिम्मा सौंपा जाता है रचना विशेषज्ञ को। ये विशेषज्ञ उन संसारों में कार्य करते हैं जहाँ नया जीवन विकास कर रहा होता है। कुछ भूभौतिक वातावरण के भीतर शुद्ध संरचनात्मक कार्य करते हैं, तो कुछ को वातावरण में जीवों की रचना की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जो जिस चीज़ में पारंगत होता है उसे वही काम सौंपा जाता है। अब भूमंडलीय वातावरण की रचना करने वाले विशेषज्ञ एक वास्तुशिल्प निर्माता की तरह होते हैं, जो भौतिक सतह के संघटक भागों के साथ कार्य करते हैं। इनमें पहाड़, पानी, वातावरण और जलवायु शामिल होते हैं। ऐसी ही एक आत्मा थी जो भूमंडलीय विज्ञान की रचना के लिए प्रशिक्षण ले रही थी। जब उस आत्मा से पूछा गया कि तुम्हारे गुच्छ समूह में कितनी आत्माएं हैं, तो उसका जवाब था, वैसे तो हम 21 हैं, पर ज़्यादातर आत्माएं अब अलग हो गई हैं। अलग होने से मतलब है कि वो आसपास छितर गई हैं, यानी सब एक साथ काम नहीं करती। लेकिन कुछ एक अवसरों पे माध्यम अपने पुराने मित्रों से भी मिलता रहता है। इस समय उसके पुराने समूह से 3 लोग आए हैं, जबकि 2 पहले से ही रुक गए हैं। अब इन्होंने बताया कि इनके नए समूह के लिए अभी तक 8 आत्माओं को अनुबंधित किया गया है, जबकि आगे चल के शायद 1 आत्मा और आने वाली है। अपने पारगमन के संदर्भ में माध्यम बताता है कि शुरुआत में इनके अध्ययन सत्रों के दौरान एक दूसरा मार्गदर्शक आने लगता है। उसका नाम बाटक था। अब बाटक को माध्यम का ही मार्गदर्शक, जिसका नाम आयरो था, उसी ने इनके समूह की आत्माओं के निरीक्षण के लिए बुलाया था। यानी इनके समूह का मार्गदर्शक आयरो था और आयरो बाटक को बुलाता था इनके समूह के निरीक्षण के लिए। बाटक हमेशा नहीं आता था, केवल जब इनके समूह में संरचनात्मक कार्य होता था तभी आता था, निरीक्षण के लिए वो भी। अच्छा, बाटक कभी भी इनके सामूहिक गतिविधियों में भी भाग नहीं लेता था, बल्कि सावधानी पूर्वक इन सब के कार्य को देखता रहता था, एक निरीक्षक की तरह। कभी कभार किसी से कुछ पूछ लेता था, जैसे काम कैसा चल रहा है, काम के प्रति हम लोग लगाव अनुभव करते हैं या नहीं, बस। बाकी समय वो चुपचाप इनके कामों को देखा करता था। आगे माध्यम बताते हैं कि उन्हें पदार्थ को तराशने का काम पसंद था, और बाटक को भी इस बात का अनुभव हो गया था कि वो वास्तव में अपने काम का आनंद उठा रहे हैं। इन्होंने बाटक को बहुत जल्दी प्रभावित कर लिया था। अब 3 जीवन काल तक तो ये सब कुछ यूं ही चलता रहा, लेकिन इसके बाद एक नया समूह बनाया गया, जिसमें माध्यम के समूह से भी कुछ आत्माओं को शामिल किया गया। अब वैसे तो ये समूह थोड़ी सी समय अवधि के लिए बना था, जिसमें इन सबको बाटक के साथ काम करना था। अब माध्यम की इच्छा थी कि हयात भी इनके समूह के साथ जाए, उसे भी शामिल किया जाए, ताकि दोनों साथ रह सके। जाहिर सी बात है, हर कोई चाहेगा कि उसका साथी भी उसके साथ जाए। हयात इनकी आत्मिक साथी थी, तो इनका दिल भी चाह रहा था कि दोनों साथ चलें, पर हयात ने इनको भाव नहीं दिया। मतलब हयात को इनके समूह का संरचनात्मक काम इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था, इसलिए वो दूसरे काम से जुड़े समूह के साथ चली गई। दोनों अलग अलग काम, अलग अलग समूह से जुड़ गए। माध्यम की इच्छाओं पे पानी फिर गया। खैर, इसकी असली वजह ये थी कि दोनों के शौक अलग अलग थे। जहाँ माध्यम को ऊर्जा को तराशने, आकार देने, सपाट और ज्यामितीय पिंडों के बीच निर्माणकारी अंशों के मध्य परीक्षण करने में आनंद आता था, वहीं हयात को जीवन के अनुकूल पर्यावरण परिवेश के सुंदर पक्षों की रचना करना पसंद था। वो प्राकृतिक दृश्यों में पारंगत थी। ये पर्वतों की श्रृंखला का निर्माण करते थे, तो हयात पहाड़ पे उगने वाले पेड़ पौधों में अधिक रुचि लेती। यानी दोनों की पसंद अलग अलग थी, दोनों पारंगत भी अलग अलग फील्ड में हो रहे थे। इसी तरह से माध्यम भौतिक जगत के साथ कार्य करते हैं, पर इनके काम को कभी जीवन प्राप्त नहीं होगा। हयात भी छोटे छोटे पेड़ पौधों की रचना करती है, बड़े पेड़ों की नहीं, और उसके समूह की जो साथी आत्माएं हैं वो उन कोशिकाओं की रचना करते हैं,
जो बड़े पेड़ों के रूप में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब देखें तो हयात और माध्यम एक ही समूह के होते हुए भी अलग अलग समूहों में बंटकर काम करने लगे। लेकिन माध्यम अभी भी इसे अलग होना नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पुराने समूह से कभी पूर्ण रूप से अलग हो पाऊंगा। हम बहुत से तरीकों से एक दूसरे के पूरक हैं। हमने अपनी सभी जिंदगियों में हजारों वर्षों से एक दूसरे की सहायता की है। अब नए लोगों का समूह विचित्र सा अनुभव देता है। हम पुराने समूह के बारे में अब भी समान भाव रखते हैं। हमारी पृष्ठभूमियाँ तथा हमारे अनुभव भिन्न भिन्न हैं, मगर इसे अभ्यस्त होने में थोड़ा समय लगेगा। यानी माध्यम अभी तक अपने पुराने समूह से ही जुड़ाव रखता है। भले ही वो एक नए समूह से जुड़ गया है, पर उनके साथ अभी उतनी निकटता अनुभव नहीं करता। वो पिछला समूह हजारों वर्षों से साथ जुड़ा था। काफ़ी जिंदगियों में भी उन्होंने एक दूसरे की सहायता की थी। तो इतना आसान तो नहीं होगा। एक नए समूह से घुलना मिलना थोड़ा समय लगेगा। अब डॉक्टर न्यूटन उससे कहते हैं कि कहा जाता है कि तुम्हारे नए आत्मिक समूह के सदस्यों के बीच शत्रुता है। इस पर माध्यम मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, वास्तव में नहीं है। हम सभी के समान उद्देश्य हैं, जिसमें योगदान करने के लिए हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। हमारे मूल समूहों में छेड़खानी और हंसी मजाक करना लगभग समाप्त हो गया है। हर व्यक्ति गंभीर है। हम सभी की अपनी अपनी प्रतिभाएं, विचार और कार्य करने के तरीके हैं। हम देख सकते हैं कि बाटक हमें एकीकृत करने की प्रक्रिया में है और हम एक दूसरे की क्षमताओं पर ध्यान देना सीख रहे हैं। यहाँ होना एक सम्मान की बात है, किंतु अभी तक हमारे अंदर कुछ कमजोरियाँ हैं। अच्छा, तुम्हारी क्या कमजोरियाँ हैं? इस पर माध्यम कहता है कि मैं अपनी शक्ति के साथ परीक्षण करने से डरता हूँ। मुझे सुविधाजनक परिस्थितियों में कार्य करना पसंद है, जहाँ मुझे लगता है कि मैं कुशलतापूर्वक किसी वस्तु की रचना कर सकता हूँ। मेरे नए मित्रों में से एक इससे बिल्कुल अलग है। वो कुछ अच्छी सांसारिक सामग्री का निर्माण करता है और इसके बाद बिल्कुल छोड़ देता है और वातावरण को बिल्कुल दम घोंटू बना देता है, जैसे कि एक सन की व्यक्ति करता है, जिससे किसी प्रकार का जीवन सांस ही ना ले सके। वो जटिल योजनाओं के साथ सब कुछ उलझा देता है जो उसकी क्षमताओं से परे होते हैं। अब डॉक्टर न्यूटन ने उससे आगे पूछा, तुम किस प्रकार से कक्षा में संरचनात्मक परियोजनाओं को आरंभ करते हो? इस पर माध्यम का जवाब था, सबसे पहले जो मैं चाहता हूँ उसकी सजीव कल्पना करता हूँ और सावधानी पूर्वक इसे अपने मन में इस तरह एक साथ जोड़ता हूँ जिससे एक स्पष्ट खाका मिल सके। अपने नए समूह में हम उचित गुणवत्ता की उचित मात्रा में ऊर्जा को उपयोग करना सीख रहे हैं। आयरो के साथ मैंने थोड़ी थोड़ी अवधियों में काम किया है। हालांकि बाटक चाहता है कि सब कुछ एक अंतर संबंधित निकाय के रूप में हो। अच्छा, तो क्या तुम्हारे कार्य के रूप और संतुलन दोनों के लिए ऊर्जा तत्वों का संबंध महत्वपूर्ण होता है? अरे हाँ, निश्चित रूप से। प्रकाश ऊर्जा से प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन रचना के लिए एक सामंजस्य होना चाहिए। अब माध्यम ठहाके मारकर हंसने लगता है। अरे, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हयात के साथ एक निर्माण परियोजना के बारे में सोच रहा हूँ। ये हमारे अवकाश समय की बात है। हयात और मैं अत्यधिक आत्म महत्व रखने के बारे में एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। उसने मुझे उस सुंदर चर्च का छोटा नमूना बनाने के लिए चुनौती दी जहाँ पर हमने अपने जीवन में विवाह किया था। उस जीवन में मैं एक संग तराश था। ये मध्ययुगीन फ्रांस की बात है। तो क्या तुमने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया? हाँ, इस शर्त के साथ कि वो मेरी सहायता करेगी। अब डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि लेकिन ये कैसे हो सकता है? मतलब हयात तो संरचनात्मक विशेषज्ञ नहीं है। अब माध्यम हंसते हुए कहता है कि हाँ, वो नहीं है, पर हयात प्रयास करने और रंगीन कांच की खिड़कियाँ व मूर्तियाँ बनाने के लिए राजी थी।
जिससे उसे प्रेम था। क्या घालमेल था। मैंने दीवारों के लिए ऊर्जा के सपाट पुंज के उपयोग से कार्य आरंभ किया और जुड़ने वाली मेहराब के साथ वे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन तहखाने और गुंबद एक समस्या थे। मैंने इसके लिए बाटक को बुलाया और उसने सब कुछ ठीक कर दिया। ये इमारत तब तक यहाँ स्थित रहेगी जब तक हम अपने लिए इसे यहाँ रखना चाहें, और इसके बाद ये अदृश्य हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम अपने भूमंडलीय अध्ययन में कहाँ पर हो? इस पर माध्यम कहता है, मैं एक पूर्ण भूमंडलीय स्तर पर शैल आकृति के लिए ऊर्जा का निर्माण कर रहा हूँ। तो क्या तुम्हारा अधिकतर ध्यान इसी बात पर लगा है? नहीं, अभी मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं बावत अकेले ही प्रयोग करूं, कि पदार्थ के सभी तत्वों को इकट्ठा कर स्थलाकृति के अनेक सूक्ष्म नमूने किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। अनेक गलतियां हो सकती हैं, किंतु मैं परीक्षण का आनंद लेता हूँ। ये प्रक्रिया अत्यधिक धीमी है। अब देखा जाए तो रचना विशेषज्ञों का सृष्टि पर अपार प्रभाव होता है। वे ब्रह्मांडों को जोड़ने में भी सक्षम होते हैं, जिनका कोई आरंभ और अंत दिखाई ही नहीं देता। ये विशेषज्ञ मंदाकिनी पदार्थ की कैसी रचना करने में भी सक्षम होते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड में तारों, ग्रहों और जीवन की प्रक्रिया को आरंभ करती है। अगला केस एक ऐसी आत्मा का है जो सजीव जीवों की रचना करती है। ये जैव विज्ञानी और वनस्पति शास्त्री भी हैं। यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि अरबों ग्रह ऐसे हैं जहाँ पे स्थलचरों से इतर जीवन विद्यमान है। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और डॉक्टर न्यूटन के पास भी ऐसे बहुत से केस आ चुके थे जिसमें माध्यमों ने बताया कि वो दूसरे संसारों में भी देह धारण कर चुके हैं। और ऐसी भी बहुत सी आत्माएं हैं जिन्होंने धरती पे अपनी दो जिंदगियों के बीच अध्ययन के उद्देश्य से या फिर मनोरंजन के लिए दूसरे संसारों में भ्रमण किया है उन्होंने, जो उनके लिए पूर्ण रूप से अपरिचित था। अगला केस कैला नामक एक आत्मा का है, जो एक रचनाकार आत्मा थी। उसने एक नए सांसारिक अनुबंध के बारे में बताया। कैला के इस केस का जिक्र हम अगली कड़ी में करेंगे।